Hello students, I hope you all are good. Today we are going to discuss the history chapter number 21, the Mughal administration. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट पॉलिसीज़ मुगल्स ने लगाई थी जिसकी वजह से वो इतने साल भारत पे शासन कर पाए। एज द फर्स्ट टू मुगल एम्परर बाबर और हुमायूं, उनको इतना टाइम नहीं मिला कि इतने बड़े एम्पायर को वो कंसोलिडेट कर पाते और बहुत अच्छी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कर पाते। लेकिन हाँ, अकबर के टाइम पे बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। द अकबर वॉज इलिटरेट लेकिन ही वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। तो उसने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से इतना बड़ा एम्पायर जो है यूनिफाई हो पाया और मिलजुल के लोग जो है उसमें रहने लगे और एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने दिया। औरंगजेब तक जो है वो पॉलिसी कंटिन्यू होती रही मोस्ट ऑफ द पार्ट में। हालांकि औरंगजेब ने बाद में रिवर्स पॉलिसीज़ को स्पेशली रिलीजन को लेके अलग पॉलिसीज़ निकाल दी थी जो कि टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं थी। इस वजह से मुगल एम्पायर का एंड भी हुआ। तो कुछ फीचर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं जो मुगल एम्पायर को इन ऊंचाइयों तक ले गए। सबसे पहले बात हम करते हैं कोर्ट की। द कोर्ट ऑफ द मुगल रूलर वॉज सेरेमोनियल इन नेचर। रूलर क्या होता था, वो हाई थ्रोन पे बैठता था, ऊंचा सिंहासन होता था, उस पर बैठाया जाता था जो उनके राजा होते थे। नोबल्स और ऑफिसर्स जो होते थे उनके प्लेसेस फिक्स्ड होते थे, वो वहाँ बैठते थे, थोड़ा सा उनसे नीचे होते थे राजा से, ठीक है। और कुछ को खड़े रहना पड़ता रहता था दरबार में ऐसे हाथ बांध के, है ना। डिस्टेंस ऑफ देयर सीट्स फ्रॉम द रूलर वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो सीट भी देखो कैसे दी जाती थी, किस पोस्ट की ज़्यादा वैल्यू। अगर राजा है, राजा के बाद में भी मुख्यमंत्री को बैठाया जाता हो, फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको बैठाया जाता हो। तो इस तरीके से सीट का बाइफर्केशन होता था डिस्टेंस का अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। और ये जो सिजदा सैल्यूटेशन वाली बात होती थी ना, ये फॉलोड होती थी। कोई भी अगर कोर्ट में एंट्री कर रहा है तो उसे पहले सिजदा करना होता था, अच्छे से सैल्यूट करना होता था, सलाम करना होता था रूलर को। डेफिनेट शेड्यूल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ वॉज फॉलोड। अब होता क्या था, रूलर जो होता था दो प्लेसेस पे बैठता था। एक कहलाती थी दीवाने खास, जिसे द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस कहा जाता था। मतलब वहाँ पे सारे लोग नहीं आ सकते थे। उस हॉल में जो उनके इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल होते थे ना, जो प्राइवेट लोग होते थे, वही आ सकते थे। उसके ऑफिसर्स हो गए, उसके नोबल्स हो गए। और दूसरा प्लेस जहाँ राजा बैठता था डैट इज़ दीवाने आम, द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, जहाँ पे कॉमन लोग जो हैं वो राजा से मिल सकते थे। नाउ मूविंग टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। रूलर हैड द अल्टीमेट अथॉरिटी इन हिज हैंड। उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत सारी मंत्री परिषद बना रखी थी जो उन्हें हेल्प करते थे। इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर या जो ऑफिशियल होते थे उनके, वो होते थे उनके वज़ीर, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर भी आप कह सकते हो। वज़ीर के बाद होते थे दीवान, जो कि आपके रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्शन ऑफिसर होते थे। उसके बाद आपके होते थे मीर बख्शी, यानी कि मिलिट्री पे मास्टर, मिलिट्री कमांडर हो गए उनके, ठीक है। देन आपके होते थे खाने सामा, जो कि इंचार्ज होते थे रॉयल हाउस होल्ड के। उसके बाद आपके आते थे सदर सदूर या इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर एंड काजी और चीफ जस्टिस। तो ये ऑफिशियल पोस्ट होती थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, पूरे टेरिटरी को डिवाइड किया जाता था एडमिनिस्टर करने के लिए। जैसे आज हम डिवाइड है ना, देश, राज्य, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज, सेम ऐसे उस समय भी था। सबसे पहले आते थे सूबा, जिन्हें प्रोविंसेस कहा जाता था। सूबेदार इनका इंचार्ज होता था, जिसे आज के टाइम पे हम गवर्नर भी कहते हैं। उसके बाद जो गवर्नर स्पेशली बनाए जाते थे ना, वो राजाओं के बेटे ही होते थे, प्रिंसेस ही होते थे। देन सूबेदार जो है वो इंजॉय करता था पूरी अथॉरिटी उस एरिया की, बट अंडर द ओवरऑल अथॉरिटी ऑफ द मेन रूलर। उसके बाद जो ये सूबे होते थे, इन्हें सरकार में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था, और फिर डिस्ट्रिक्ट को परगना या तहसील में डिवाइड किया जाता था। और उसके बाद जो नंबर ऑफ परगनाज होते थे, कोतवाल जो होता था वो पूरा परगना का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, लॉ एंड ऑर्डर देखता था। ही सेट ऑन द कोतवाली, जैसे आज पुलिस स्टेशन है ना, तब कोतवाली होता था।
देन ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड रखना पूरा का पूरा, ट्रेड प्रैक्टिसेस कितनी हो रही है, वेइंग मेजर सिस्टम क्या है, रूलर की कोई नई पॉलिसी आई है तो उसको पूरा ड्रम की बीट बजा बजा के सुनो 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 करके पॉलिसीज़ को जो है लोगों तक पहुंचाना। तो ये सारे काम कोतवाली में आते थे। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। The main source of revenue during the Mughal rule was the trade and land. ट्रेड होता था या ज़मीन से जो टैक्स निकलता था वो होता था। इसके अलावा तीर्थ यात्रा पे अगर आप जा रहे हो उस पर टैक्स लगता था, या आप घर बना रहे हो तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस पे भी टैक्स लगता था। लैंड रेवेन्यू जो था वो बल्क में कलेक्ट किया जाता था एंड इट रेंज फ्रॉम 1/3 टू द 1/2 अंडर द डिफरेंट रूलर। कहीं पे हाफ लिया जा रहा है, कहीं पे 1/3 ऑफ प्रोड्यूस लिया जा रहा है। इट वॉज 1/3 अंडर द अकबर विच वॉज ग्रेजुअली इंक्रीज 1/2 ड्यूरिंग द औरंगजेब रूल। मतलब अकबर ने तो 1/3 ही रखा था, लेकिन औरंगजेब तक आते आते जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका 50% आपको देना पड़ता था। जागीर्स जो थी वो प्रिंसेस को, जो उनके नहीं होते थे प्रिंस, उनको दी जाती थी या नोबल्स को दी जाती थी और उन्हें जागीरदार कहा जाता था, और वो उस पूरी एरिया के टैक्स को कलेक्ट करते थे और आर्मी को भी मेंटेन करते थे। तो इस तरीके से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। टोडरमल जो थे दैट इज़ द, आप कह सकते हो बहुत अच्छे रेवेन्यू ऑफिसर थे। टोडरमल बंदोबस्त बहुत फेमस हुआ था क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा कि हर एक लैंड पे एक जैसा टैक्स आप नहीं लगा सकते। प्रॉपर जो है लैंड को मेजरमेंट करना चाहिए। भाई किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास सूखा इलाका है, किसी के पास अच्छा इलाका है, तो लैंड को हमेशा चेक करना चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही जो है उस पर टैक्स लगाना चाहिए, और ये टैक्स 10 ईयर के लिए फिक्स होना चाहिए ऑन एन एवरेज। तो इसे कहा जाता था टोडरमल्स बंदोबस्त, जो कि बड़ा फेमस रहा और टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहा। अब चलते हैं हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। सो मुगल इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम को बेटा हम रैंक सिस्टम भी कहते हैं, कि मतलब मिलिट्री में रैंक देना। होता क्या था, सबसे हाई पोस्ट जो होती थी उसे नोबल्स यानी कि मनसब रैंक जो है दिया जाता था, वो प्रिंस को ही दी जाती थी, स्पेशली जो भी उनके राजकुमार होते थे उनको दी जाती थी, और उन्हें मनसबदार कहा जाता था। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनसबदार डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ जट, कि भैया कितना मतलब इम्पॉर्टेंट ये मनसबदार होगा, ये डिपेंड करता था उसके पास सोल्जर कितने हैं और उसके पास सवार कितने हैं। पर ऐसा नहीं होता था जो रैंक है उतना ही आपको सोल्जर्स मिलेंगे। भैया अगर मेरी फर्स्ट रैंक है तो मैं एक ही सोल्जर रखूँगा क्या, एक ही कैवलरी मैन रखूँगा? नहीं, ये डिपेंड करता था, उनको दी जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि जाट और सवार रैंक के अकॉर्डिंग नहीं होते थे। हाँ, मनसबदार जो है दैट इज़ रैंक होल्डर के टॉप मोस्ट पोजीशन होती थी। तो इस तरीके से मनसबदारी सिस्टम जो है बहुत फेमस हुआ था उस समय पे। अ मनसबदार कुड मेंटेन द नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड कैवलरी एज पर हिज रैंक दैट ही कुड हैव 10 to 5,000 soldiers under him. Only princes were allowed to maintain the large number of army. वो तो 10,000 से भी ऊपर रख सकते थे। होता क्या था, मान लो he could be promoted और डिमोट, भाई जो राजा ने उसे प्रमोट कर दिया या डिमोट कर दिया, या जो मनसबदार है उसकी डेथ हो गई, तो जो पोस्ट थी वो राजा के पास चली जाएगी। ये नहीं है कि उसके बेटे को मिल जाएगी, नहीं, हायरार्की सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, वो डायरेक्ट पोस्ट जो है राजा के पास जाएगी। Emperor was not solely dependent on the mansabdar for the supply of troops. जो एम्परर होता था वो अपनी भी एक पर्टिकुलर आर्मी रखता था, बहुत बड़ी लार्ज आर्मी को मेंटेन करके रखता था, वो टोटली जो है अपने मनसबदार पे डिपेंड नहीं करता था। मीर बख्शी उसने असाइन किए हुए थे जो मेंटेन करते थे सारा रिकॉर्ड, कि किसी मनसबदार के पास कितने सोल्जर्स आए हैं, कितने ब्रांडेड हॉर्स आए हैं, किसको क्या ट्रेनिंग दी गई है, नेवी तक का रिकॉर्ड ये लोग मेंटेन करते थे। हालांकि नेवी उस समय इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब चलते हैं हम ट्रेड की बात करते हैं। मुगल्स इनकरेज बोथ ओवरलैंड एंड एज वेल एज द ओवरसीज ट्रेड ऑल्सो विद द अदर किंगडम्स। चीफ आइटम जो उस समय एक्सपोर्ट होते थे ना बेटा, टेक्सटाइल हो गया, ज्वेलरी हो गई, मसाले हो गए, है ना, साल्टपीटर, इंडिगो जिसे हम नील कहते हैं, इन सब के जो है व्यापार होता था। चीफ आर्टिकल अगर देखो जो खरीदे जाते थे दूसरे किंगडम से, वो सिल्क होता था, वाइन, क्लोथ और लग्जूरियस आइटम।
European had set up the trading post in India also and made a good profit. मतलब आप मुगल्स के टाइम पे यूरोपियन ने इंडिया में एज ए ट्रेडर आना शुरू कर दिया था. पोर्चुगीज केम टू इंडिया ड्यूरिंग द शाहजहां रूल and English too came during his rule and enjoyed the several concession also. So trade भी धीरे धीरे flourish हो रहा था. अब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं. सो लैंड रेवेन्यू तो मेन सोर्स था ही इनकी इनकम का, तो इसलिए क्या था कि अटेंशन देते थे पूरा ज़मीनों पे कि ज़मीनों की किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है निकाली जा सके. अब however land revenue too was increased from time to time which put a lot of burden on the peasants. कई बार तो होता था जो छोटे छोटे किसान होते थे ना, वो टैक्स दे ही नहीं पाते थे, बड़े परेशान हो जाते थे, तो अपनी ज़मीनें ही छोड़ देते थे, लोग किसी और को दे दो, हम नहीं करते खेती. Instead they started to cultivate the जागीरदार्स लैंड फॉर अ लिविंग. वो दूसरे बड़े जो जागीरदार होते थे वहाँ जाके मजदूरी करना शुरू कर देते थे कि हम आपके खेतों में काम कर लेंगे, कुछ तो मिलेगा खाने को, हम टैक्स नहीं भर पा रहे. तो ऐसी सिचुएशन भी कुछ मुग़ल रूलर्स के टाइम पर आई है. सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो जो मुग़ल रूल था 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड था. ठीक है, नंबर 1 नोबल्स, उसके बाद आपके टाउन पीपल एंड देन विलेजर्स. जो नोबल्स होते थे रॉयल फैमिली के, जिन्हें मनसबदार भी कहा जाता था, अच्छी रैंक मिलती थी, अच्छी लाइफ वो जीते थे. उसके बाद जो है आपके आते थे टाउन्स पीपल, उनको भी कुछ फैसिलिटीज़ मिली हुई थी. और लास्ट अगर आप देखोगे हायरार्की में तो विलेजर्स आते थे जिनकी कंडीशंस जो है पिटिएबल आप कह सकते हो इस तरीके की होती थी या मिजरेबल होती थी. आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, सो मुगल एंजॉयड देमसेल्व्स एंड इनकरेज लिटरेचर. बहुत मतलब आर्ट को, आर्किटेक्चर को इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है. बहुत सारे आर्किटेक्ट वर्क आप देख सकते हो मुगल्स रूलर के टाइम पे. आर्ट टच इट्स पीक ड्यूरिंग द जहांगीर रूल, और आर्किटेक्ट तो भाई शाहजहां के रूल पे बहुत आसमान को छू रहा था. मिनिएचर पेंटिंग इस समय आई थी. आप अगर जाओगे ना इसमें नेशनल म्यूज़ियम में तो आपको पूरी गैलरी मिलेगी मुग़ल आर्ट की. देन आपका जो फ्यूजन था इंडियन और पर्शियन स्टाइल का ना, वो भी इस समय डेवलप हुआ था. तो बेटा इन्होंने कारखाने भी बना रखे थे जिसमें बहुत अच्छे से आर्ट और आर्किटेक्ट वर्क जो है किया जाता था. हालांकि औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने सारे कारखानों को बंद करवा दिया था. इवन जितने भी आर्टिस्ट और पेंटर थे उन्हें अपने साम्राज्य से ही बाहर निकाल दिया था. अब बात हम करते हैं लिटरेचर और म्यूज़िक की. तो बहुत अच्छा लिटरेचर और म्यूज़िक को ये एंजॉय करते थे. आपने देखा है बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई हैं, अकबर ने भी लिखी है, लिखवाई है ना. बाबरनामा थी ऑटोबायोग्राफी. देन अकबर इलिटरेट था लेकिन उसे बुक पढ़ने का बहुत शौक़ था कि कैसे भी करके मैं पढूं, तो उसने अपनी बायोग्राफी जो है लिखवाई थी अकबरनामा. फिर जहांगीर को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी ऐसी किताबें आई हैं. इवन कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, ये मुग़ल एम्परर के टाइम पे ही फ्लोरिश्ड हुए हैं. उर्दू लैंग्वेज को जो है दिल्ली और लखनऊ की इम्पॉर्टेंट लर्निंग और लिटरेचर लैंग्वेज माना जाता था. अब हम बात करते हैं रिलीजन की. तो धर्म के नाम पे अगर हम देखें, नोबल्स एंड ऑफिसर्स इन द मुगल कोड दे कुड बी डिवाइडेड इनटू द ऑर्थोडॉक्स और द लिबरल. ऑर्थोडॉक्स जो बिल्कुल ब्लाइंड फेथ विश्वास करते हैं, लिबरल्स जो समय के साथ थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं धर्म में. तो ये दोनों ही बिलीफ के लोग मुग़ल एम्पायर में रहते थे. अब आप देखोगे जो आपके ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो सिंपल वे ऑफ लाइफ में बिलीव करते हैं, जबकि जो आपके लिबरल्स होते हैं दे फेवर द रिलीजियस टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म, कि भैया हर धर्म के लोग जो हैं मिलजुल के प्यार से रहने चाहिए. सो लिबरल्स वर वोकल ड्यूरिंग देयर रूल. ऑन द अदर हैंड औरंगजेब वर वेरी स्ट्रिक्ट फॉर द रिलीजन. ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्सी. आपने पहले भी पढ़ा है कि औरंगजेब ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि नॉन मुस्लिम पीपल कैन नॉट लिव इन हिज रेन. तो उसने तो उन्हें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था मुस्लिम्स में, या उन्हें मारना शुरू कर दिया था. रिवॉल्ट, वॉर और सक्सेशन एंड मिलिट्री कैंपेन की बात करें, सो बैटल तो रेगुलर होती ही रहती थी. ये मुग़ल एम्पायर का फीचर है. कभी एक्सपेंड करने के लिए, कभी लोकल रूलर से रिबेल हो रहा है उनके लिए. चीफ रीज़न जो होता था रिवॉल्ट का वो डिससेटिस्फेक्शन होता था. जब आसपास के रूलर
या लोग सेंट्रल अथॉरिटी से सेटिस्फाई नहीं होते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, तो इसलिए लड़ाई हुई। और आपने देखा भी है एग्जाम्पल कि शाहजहां जिंदा था, उसके बावजूद उसके बेटों में लड़ाई हुई गद्दी के लिए। रिलेशन विद अदर किंगडम की बात करें तो टाइम टू टाइम ये रिलेशन भी वेरिड करता रहा, कभी अच्छा रिलेशन रहा, कभी बुरा रहा, कभी लड़ाई झगड़े हुए, कभी ऑनर भी मिले, तो अलग अलग तरीके का रिलेशन रहा था। However, when he fought with those who did not accept his authority, तब होता था कि भैया राजा को लग रहा है कि ये मेरी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब लड़ाइयाँ जो है ज़्यादा शुरू हो जाती थी। द पॉलिसी वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां। कौन सी पॉलिसी? जो अकबर ने चलाई थी, मैट्रिमोनियल अलायंस, लेकिन औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया था। ही वॉज अगेंस्ट ऑफ दिस, ही वॉन्टेड टू कॉन्क्वर द दक्कन ऑल्सो, बट उसको बहुत तगड़ा ब्लो मिला शिवाजी की तरफ से और वो उन्हें कॉन्क्वर नहीं कर पाया था। अब केस स्टडी देखते हैं। अकबर की केस स्टडी आपको दी हुई है बेटा, यहाँ पे जोधाबाई की फोटोग्राफ दी हुई है। अकबर की जो केस स्टडी है इसलिए दी गई है क्योंकि मुगल रूलर में उसे ग्रेटेस्ट मुगल रूलर माना जाता है। उसकी बायोग्राफी जो अकबरनामा है उसमें उसकी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें रिवील की गई हैं, जो पॉलिसीज़ उसने लगाई और जो पर्सनल लाइफ उसने दी हैं। ये माना जाता है कि फॉर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड एज वेल एज द मिलिट्री कैंपेन ऑल्सो। दोनों ही तरीका उसने अपनाया था। जो उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे उनके साथ वो लड़ाई करता था, जो उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे उनके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन रखता था। He did not interfere in the internal matter of friendly rulers। कभी भी उनके इंटरनल मैटर में वो डिस्कशन नहीं करता था, इंटरफेयर नहीं करता था। लाइक मान सिंह हो गए, राजा टोडरमल हो गए, ये राजपूत रूलर थे जिनके साथ उसका फ्रेंडली रिलेशन रहा। जोधाबाई के साथ जो आमेर की प्रिंसेस थी उन्होंने शादी भी की थी। अकबर कंडक्टेड द मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, जिन्होंने नहीं माना था तो उन्हें हराया और अपने उसमें कंट्रोल में ले लिया। रिलीजन की बात करें तो लिबरल आउटलुक था, टॉलरेंस पॉलिसी थी, हर धर्म को इक्वालिटी देता था, हर कोई इसमें यहाँ पे रह सकता था, उसने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया लोगों में धर्म के नाम पर। एंड इवन ही हैज स्टार्टेड वन रिलीजन दैट इज नोन एज सुलाहू कुल, जिसमें सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। देन अकबर एबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स ऑल्सो। तीर्थ यात्रियों पे जो टैक्स लगा था या जजिया टैक्स लगा था जो नॉन मुस्लिम्स पे, वो सब उसने हटा दिया था। और जो प्रैक्टिस थी कन्वर्टिंग द प्रिजनर इनटू द इस्लाम फोर्सिबली, ये भी उसने हटा दिया था। अकबर वांटेड टू नो द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। बहुत शौक था उसे कि हर धर्म में क्या लिखा है, क्या कहना चाहते हैं, तो उनको वो सीखता था। उसने इबादत खाना बनाया था, द हॉल ऑफ वर्शिप फतेहपुर सिकरी में, जो सबके लिए ओपन था कि भैया सब आओ यहाँ बैठ के अपने अपने धर्म के ज्ञान की बातें करो, एक दूसरे से एक्सचेंज करो ताकि आप लोग यूनिफाई हो सको। देन अकबर अटेंडेड द मीटिंग ऑफ द इबादत खाना फ्रिक्वेंटली। वो खुद भी जाता था और बड़े बड़े गुरुओं की सबकी बातों को सुनता था। उसने बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को जो धर्म से रिलेटेड थे समझा था। ही केम टू कंक्लूजन दैट ऑल रिलीजन आर हैविंग द सेम एसेंस एंड सेम मैसेजेस। दैट्स वाई उसने सुलाहू कुल, या आप ये कह सकते हो दीन-ए इलाही, ठीक है ना, फेथ ऑफ वन गॉड, और सुलाहू कुल मतलब यूनिवर्सल पीस, इस तरीके के फेथ को और धर्म को उसने आगे बढ़ाया था। नॉलेज विंडो में चेक करो बेटा, जहांगीर हैज इन हिज मेमोयर, क्या लिखा था उसने, सुलाहू कुल। इन द इंपीरियल डोमिनियंस ऑफ माई फादर there was a place for the people who professed opposite religion। उसने लिखा था अपनी उसमें कि भैया मेरे पापा के टाइम पे हर धर्म के लोगों के लिए जगह बनाई गई थी जहाँ पे मिलजुल कर वो रह सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुलाहू कुल। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात अगर हम करें तो अकबर ने भी जो है इनकरेज किया था पेंटिंग को, आर्ट को। कारखाना भी उसने बनाया था आर्टिस्ट के लिए, पेंटर्स के लिए, और बड़े बड़े आर्टिस्ट इंडिया से और अब्रॉड से उसने बुलाए भी थे कि आप ये फ्यूजन वर्क करो इंडियन आर्ट का और पर्शियन आर्ट का। चीफ सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो सीनरी होती थी, रॉयल कोर्ट की फ़ोटोग्राफ्स होती थी, इस तरीके का होता था। अकबर ने अपनी कैपिटल भी बनाई थी फतेहपुर सिकरी में जो आगरा के पास है। नंबर ऑफ स्प्लेंडेड बिल्डिंग, रेड सैंडस्टोन
अडोर्ड इट, तो इस तरीके का उन्होंने बनाया था। अगर आप ये देखोगे बेटा, गोविंद देव टेम्पल वृंदावन कहा जाता है, इसमें भी जो है उसने पैसा लगाया था और इसको भी सुधारा था। तो इस तरीके से जो फ्यूजन दिख रहे हैं आपको, या डिफरेंट डिफरेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो अकबर को इसमें भी इंटरेस्ट था। लिटरेचर एंड म्यूजिक की बात करें, अकबर वॉज इलिटरेट बट ही हैड अ लाइब्रेरी ऑफ हिज ओन। मैंने पहले भी बोला, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। ही लाइक द बुक्स टू बी रीड टू हिम। हिज कोर्ट हैड 2 ग्रेट स्कॉलर। वो कौन से थे? अबुल फजल एंड फैजी। ये 2 स्कॉलर उसने अपने कोर्ट में रख रखे थे। इवन अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे, 9 जेम्स, जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के थे। अबुल फजल ने जो उन्होंने अकबरनामा लिखी, बायोग्राफी अकबर की, उसमें पूरी डिटेल दी। ही ऑल्सो गॉट द रामायणा एंड महाभारता। उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया। इसके अलावा कुछ फेमस पोएट थे, वल्लभाचार्य थे, केशवदास थे, रहीम, तुलसीदास, सूरदास, ये पोएट भी इन्हीं के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रूम हुए। तानसेन की बात करें तो तानसेन तो अकबर के कोर्ट पोएट ही थे, है ना। ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, फ्यूज द पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक, डेवलप न्यू रागास, राग दरबारी, राग दीपक कहा जाता है तानसेन ने डेवलप किया था। For the above discussion, we can say that Akbar was not just a ruler, but he was a man of the different characters. इसीलिए उन्हें अकबर द ग्रेट कहा जाता है। नॉलेज विंडो पे चलते हैं। It is said that the lamps were lit by themselves when the Tansin sang his राग दीपक। जब भी उन्होंने राग दीपक गाया तो कहा जाता था दीपक अपने आप दिए जल जाते थे। Let's do the quick revision. Proper system of Mughal administration was set up by Akbar. Mughal court was ceremonial in nature and Mughal ruler was associated assisted by many ministers and officials. Mughal territory was divided into the several unit like सूबात हो गया, सरकार हो गया, परगनात हो गया, इसमें डिवाइड थी। रेवेन्यू जो है लैंड और ट्रेड दोनों से लिया जाता था। सिस्टम ऑफ मनसबदारी जो है वो फॉलो किया जाता था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडिया ने आर्ट और आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, म्यूज़िक में प्रोग्रेस किया है मुग़ल टाइम पे। देन द रॉयल कोर्ट हैड ऑर्थोडॉक्स एंड लिबरल पीपल बोथ। देन बैटल्स वर रेगुलर फीचर्स ऑफ द मुग़ल रूल। देन रिलेशन ऑफ द मुग़ल रूलर्स विद अदर रूलर्स, वो डिपेंड करता था रूलर के नेचर पे, कभी अच्छा भी है और कभी लड़ाई झगड़े का नेचर भी है। अकबर को ग्रेट मुग़ल रूलर कहा जाता है बिकॉज he had many qualities and the good administrator of his time period. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.